जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। और जो स्टोक्स लॉ होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक पहले ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई वेव आई और उसका रिफ्लेक्शन हुआ तो जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो आपका लैम्डा बाई 2 का होता है और जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है आपका, वो पाई का होता है। ये स्टोक्स लॉ है। मतलब कि रिफ्लेक्शन में अगर आपके पास कोई वेव आई वो रिफ्लेक्ट हुई तो इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा और जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा। और ऐसा हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो भी बहुत ईजी है। तो पहले हम सबसे पहले आप इसको प्रूव करते हैं, इसी को हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक एक मीडियम ये है, मीडियम 1 और एक है मीडियम आपका 2। अब क्या होता है, मीडियम 1 में एक लाइट आई, लाइट की एक रे आई। अब सिंपल सी बात है कि क्या होगा, मतलब आप सोच लीजिए नीचे ग्लास की स्लैब है सोच लीजिए और ऊपर एक आपका क्या नाम है, ये एयर है। तो ये एयर हो गई, ये आपकी ग्लास स्लैब हो गई। ठीक है, तो अब ये जो लाइट आई ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी और क्या भी होगी आपकी, ट्रांसमिट भी होगी, मतलब कि रिफ्लेक्ट भी होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो ये एंगल आई, ये एंगल आर हो जाएगा। अब इस आर एंगल, क्योंकि आपको पता है कि क्या नाम है, रिफ्लेक्शन की चलो होते हैं उसमें आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो हम जो ये वाला मैंने जो आर एंगल लिखा है इसको भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई ही लिख देंगे। और आर जो एंगल मैं यूज करूंगा वो किसके लिए यूज करूंगा, रिफ्रैक्शन वाले के लिए यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, लाइट रेज ऐसे गई। अब क्या हुआ कि अगर मैं देखूं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कि रिफ्लेक्टेड वेव से स्टार्ट करें, इसको सोर्स माने और सोचें कि यहाँ से एक वेव आई है तो इसके साथ भी वही प्रोसेस होनी चाहिए जो इसके साथ हुई है। तो मान लीजिए यहाँ से जो वेव आई ऐसे आई, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंची तो क्या भी होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये चली जाएगी ऊपर की ओर, रिफ्रैक्शन होगा तो चली जाएगी नीचे की ओर और थोड़ा आपकी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और ऐसे बेंड होगी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर, क्योंकि ये एंगल भी कितना था, आई था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव थी इसको मैंने अगर दो भागों में डिवाइड किया तो ये आपका क्या हो गई, एक ट्रांसमिट हो गई और एक क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली ये जो ट्रांसमिट वेव को भी अगर मैं पीछे ले जाऊँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन भी होगा और क्या भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। तो वो भी आपकी ये दोनों वेव जाएंगी, ये और ये। तो ये एंगल देखो। फिर अब क्या हुआ कि दरअसल यहाँ पर ये जो वेव आई है, जो मिली है आपको, ये रियलिटी में कोई वेव नहीं, क्योंकि जो हमारा जो रियल वेव थी वो क्या थी, यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ से आई, यहाँ गई। ये हमने जबरदस्ती बनाई है। ये तब बनाई है हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करके बनाई है ये वाली। तो ये नहीं हुआ है, इन रियलिटी ये है नहीं। ठीक है ना। तो ये तो था इसका जनरल फंक्शनिंग। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि कैसे फेज डिफरेंस पाई का होता है। ठीक है ना। तो देखो फिर से मैं एक बार फिगर बना रहा हूँ। ये मीडियम 1 से एक रे आई, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया ए है और आपका ये रिफ्लेक्ट हुई और ये आपका थोड़ा रिफ्रैक्ट हुई। तो देखो मैं जो रिफ्लेक्ट हुई है उसके एम्पलीट्यूड क्योंकि कुछ कम होगा उसको ए आर लिखा और इसको लिखा मैंने ई टी। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो ए आर है, जो आर है ये सफिक्स में लगाया है, ये आर मल्टीप्लाई नहीं है अभी, हाँ। और ये जो ए टी है मतलब टी सफिक्स में है। तो क्या है कि अगर मैं कहूँगा कि मैंने कल बताया था आपको कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है उसका मतलब होता है कितनी आपकी रे जो है वो रिफ्लेक्टिव, मतलब कि रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड बाय द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से ए आर आपका कितना आ जाएगा, आपका ए इंटू आर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ए टी बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली वेव थी ए आर, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए आर हो गया। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए टी हो गया। ठीक है ना, इतना हमारे समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी लगाया। तो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी जब मैं लगाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं सोचता हूँ कि वेव आती है, ऐसे वेव आई और ये वेव आपकी क्या हुई, रिफ्लेक्ट भी हुई और ट्रांसमिट भी हुई।
तो इस टाइम पर अभी रिफ्लेक्टेड जो ये वाली वेव थी इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड था ए आर, और ये जो ए आर एम्पलीट्यूड है इससे जो नई वेव जो मैं कह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्ट हुई है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए आर इंटू आर, जैसे कि हमने ये वाले फॉर्मूले से किया। मतलब कि आप ये समझिए कि आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस केस में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट का है, नीचे हमने लिखा ए आर, और जो रिफ्लेक्टेड है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ए आर लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो बन जाएगा कितना ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू है इसके एम्पलीट्यूड की, जो कि हमारे रिफ्लेक्टेड वेव से को रिवर्स करने पे हमको मिला है। ऐसे ही अगर मैं इस ट्रांसमिट की वाले में बात करूं तो क्या हो जाएगा ए आर टी, सेम जो प्रोसेस थी जो यहाँ लगाई थी मैंने, ऊपर से नीचे वेव आई तो इनिशियल एम्पलीट्यूड ए था तो उसका ए टी हो गया, यहाँ पर इनिशियल एम्पलीट्यूड ए आर था तो उसका वो ए आर टी हो गया। इतना हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि अब मैं आपको थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपके। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो वेव है मैं इस वाली वेव को रिवर्स करता हूँ, मतलब ये जो ट्रांसमिट वाली वेव है इसको मैं रिवर्स करता हूँ, तो ये जो है आपकी एक तो रिफ्लेक्ट हुई और एक क्या हुई रिफ्रैक्ट हुई। अब इसके करस्पॉन्डिंग इनका एम्पलीट्यूड लिखता हूँ मैं, तो ए टी इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड था, अगर रिफ्लेक्ट हुई है तो देखो जैसे इस वाले मीडियम का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर आर है तो इस वाले मीडियम का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो आर डैश होगा, तो इसका मतलब जो ये वाली वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेम प्रोसीजर लगाना है ए टी क्योंकि जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था और आर डैश क्या हो जाएगा आपका, जो कि रिफ्लेक्टेड वाले में हमने आर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करूँ तो क्या हो जाएगा ए टी तो पहले से ही था, और जो टू मीडियम के करस्पॉन्डिंग जो वन पे जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो हमने टी डैश माना है तो ये हो जाएगा आपका टी डैश। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली वेव के दो पार्ट है, एक ए टी टी डैश जो कि हमें ट्रांसमिट वाले से मिला है और एक है आपका ए आर आर जो कि हमने रिफ्लेक्टेड वाले वेव को जब रिवर्स किया था तब मिला है। ऐसे जो नीचे वाली वेव है इसके दो पार्ट है, ये एक तो मिला है जब ऊपर वाली वेव ट्रांसमिट हुई थी उसका हमने ए आर टी लिखा, और दूसरा है नीचे वाली वेव जब रिफ्लेक्ट हुई थी तो उसका हमने ए टी आर डैश लिखा। तो इन रियलिटी ऊपर तो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन नीचे वाली वेव नहीं है उसका एम्पलीट्यूड जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या आएगी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाला एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो एम्पलीट्यूड जीरो मिलना चाहिए। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश इज इक्वल टू ए, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए आर टी प्लस ए आर टी डैश इज इक्वल, सॉरी ए आर टी डैश नहीं है, ए आर डैश टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशन आए। अगर स्टोक्स लॉ मुझे प्रूव करना है तब तो बहुत ईजी है, ये हम देख सकते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन में ए टी कॉमन है तो दोनों में ए टी कॉमन ही अंदर बचा, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर डैश। मतलब कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव हो रही है, जो इंसिडेंट वेव थी उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और जो फिर हमने दोबारा से निकाला था उसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इनमें जो फेज, क्योंकि इनके बीच में क्या कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। यही आपका पाई मतलब ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का फेज डिफरेंस होता है। और हमें पता है कि हमें पाई का फेज डिफरेंस पता चला तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसमें पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस है पाई का तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई, तो पाई से पाई गया इक्वल टू बचा लैम्डा बाई 2। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है और पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 का है। एक कंडीशन तो ये निकल गई, इसी को स्टोक्स लॉ कहते हैं।
एक कंडीशन हम और भी निकाल सकते हैं कि जो ट्रांसमिट वेव है उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये वाला हमारे पास इक्वेशन है ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इज इक्वल टू 1। एक तो ये निकला। एक हमें पता है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा तो जितनी एनर्जी आई इंसिडेंट, यहाँ से जितनी भी वेव की एनर्जी आई थी उतनी ही वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। आपने मीडियमली कोई उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कि आर स्क्वायर, ये आपका है आर स्क्वायर का मतलब है आपका कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर हमें करना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टी डैश इज इक्वल टू 1। 1 से 1 गया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी टी डैश। तो इसका मतलब हो जाएगा t इज इक्वल टू टी डैश। देखो यहाँ पर कोई भी साइन का चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट वेव और जो ट्रांसमिट वेव है उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। फेज डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस भी क्या है, जीरो। तो ऊपर वाला जो रूल था कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होता है और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है। इसी को हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। जय सिया राम।